राधे। आज हम पढ़ेंगे कि बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ और कैसे कैसे हमने किया या कैसे कैसे चीज़ें बदली, वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन देखो। तो यहाँ पे ना पहले ही आपको गिवन है, यहाँ पे इंडिया में ना आप देख पाओगे कि दो तरह से बोल रखा है कि इंडिया हैज़ द हिमालय इन द नॉर्थ। आप इंडिया के नॉर्थ में क्या है, हिमालय, जिसके द्वारा आप क्या करते थे, ट्रेड, ठीक है। और वाटर बॉडीज़ की कोस्टल एरिया है, समुद्र है हमारा, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ से हम ट्रेड करते थे। तो हम दो जगह से ट्रेड करते थे, एक इस जगह से और एक ऊपर से हिमालय से। तो अब बात आती है कि हम सिल्क रूट क्या होता है। तो सिल्क रूट जो होता था, जो हिमालय के द्वारा जाता था, ठीक है, जो हिमालय के द्वारा जाता था। जैसे कि यहाँ पे आपका मेंशन है कि रेड वाली लाइन आपका क्या दिखा रही है, सिल्क रोड दिखा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये यूरोप से होते हुए पर्शिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, तो ये हमारा क्या होता था, सिल्क रूट था। कौन सा रूट था, सिल्क रूट। नेक्स्ट आता है स्पाइस रूट, जहाँ से हमारे मसाले ज़्यादातर ट्रेड किए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या था, ज़्यादातर मसाले होते थे कोस्टल एरिया में, अब भी होते हैं। तो यहाँ से स्पाइस रूट किया गया। स्पाइस रूट जो ब्लू लाइन है वो आपको सारी स्पाइस रूट दिख रही है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी इंडिया का था। हम ज़्यादातर ट्रेड क्या करते थे, तो हमारे जो ट्रेडिंग थे वो क्या थे, ज़्यादातर सिल्क था, स्पाइसेस थे, और जैसे इलायची, दालचीनी, ये सारा हम क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेड करते थे। गोल्ड भी हमारे यहाँ से ट्रेड किया जाता था। नेक्स्ट आपके पास जो आता है कि लिखा हुआ है कि थ्रू लैंड और सी इंडिया क्या करता था, ट्रेड करता था विद द वर्ल्ड, ठीक है, फर्निश एयर ट्रेड एंड कॉमर्स। अब आते हैं पुराने ज़माने की कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे ट्रेड किया जाता था। जैसे पाटलिपुरा, जो आपकी अब क्या है, पटना है, राइट नाउ क्या है, वो पटना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमर्स ट्रेड किया जाता था। तो किस चीज़ का ट्रेड किया जाता था, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि बहुत सारे आपके स्टोन्स का, एंटिक चीज़ों का, इन सब का यहाँ पे ट्रेड किया जाता था। नेक्स्ट है पेशावर। पेशावर में आप क्या करते थे, जैसे कि ऊन का, घोड़े का, ठीक है, ये सारा आपका क्या करा जाता था, ट्रेड किया जाता था। और किस किस कंट्री के साथ होता था, इंडिया, चाइना, रोम के साथ क्या होता था, ट्रेड होता था, ठीक है। यहाँ से इंपोर्ट भी किया जाता था और एक्सपोर्ट भी किया जाता था। नेक्स्ट आपका आता है टैक्सिला। टैक्सिला आपको क्या है कि टैक्सिला से आप क्या करते थे, ट्रेड करते थे। अब ये बैंकिंग और कॉमर्स था। यहाँ पे ज़्यादातर ना आपकी जो है बैंकिंग का काम किया जाता था। बैंकिंग इन द सेंस सेंट्रल एशिया में ज़्यादातर लोगों को उधार देना, फाइनेंस करवाना, बिजनेस चलवाना, ये सारा काम टैक्सिला का था, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्सिला ये कंट्री, वो स्टेट जो था वो करता था। टैक्सिला आपका ग्राफ में गिवन है, ये रहा, ठीक है, जो कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की तरफ पड़ता था। आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है मिथिला। मिथिला तो सबको पता है कि सीता जी हैं वहाँ की, मिथिला, ठीक है। तो वहाँ से ट्रेड किया जाता था। उज्जैन से बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता था। उज्जैन से ट्रेड करने के लिए आपके पास यहाँ पे गिवन है, जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है कि उज्जैन से जो ट्रेड होता था, तो इंडिया का और पर्शिया का बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता था। इसमें आपका जो ट्रेड किया जाता था वो क्या था, क्लोथ का बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता था। सूरत से भी बहुत ज़्यादा जो किया जाता था, ट्रेड किसका किया जाता था, क्लोथ्स वगैरह का बहुत ज़्यादा किया जाता था। और ये इजिप्ट, इटली, इन सब जगह पे किया जाता था, ठीक है। कांची, ठीक है, जिसको आप क्या आज की डेट में कंचनपुरम कहते हो। तो यहाँ पे ये सारे मेजर स्टेट हैं, सेंटर हैं ट्रेड के। फिर है मदुरई, जो आज की डेट में चेन्नई बन चुका है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़िश का किया जाता था, ठीक है, और मोतियों का बहुत ज़्यादा उस मात्रा में ट्रेड किया जाता। इंद्रप्रस्थ, जो आज की डेट में आप क्या है देखते हो, इंडिया में वो आपका न्यू दिल्ली में ही है इंद्रप्रस्थ, ठीक है, वो वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता। मथुरा था, मथुरा बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है, मथुरा से बहुत ज़्यादा। वाराणसी से तो
सिल्क की साड़ियाँ वगैरह, ये हैंडलूम्स वगैरह, ये सब ट्रेड किए जाता था। तो ये कंट्रीज़ हैं जो आपकी गिवन है कि यहाँ से कौन कौन सा ट्रेड, पहले ज़माने में क्या ट्रेड किया जाता था, कैसे ट्रेड किया जाता था, वो सारी चीज़ें गिवन है। यहाँ पे जैसे आपका दे रखा है मथुरा, मथुरा में आपका क्या ट्रेड होता था। मथुरा में आपका यहाँ पे गिवन है कि मथुरा से जो है एम्पायर जो था आपका ट्रेड किया जाता था। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि हिस्ट्री कॉमर्स की क्या थी, और एग्ज़ाम में इतना पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछते हैं, बस ये पता होना चाहिए कौन सा स्टेट किस लिए फेमस था बेसिकली। डेट में आप ये लगा लो, चेक होता है ना, उसी तरह से पुराने ज़माने में क्या चलता था, हुंडी चलता था। एक एग्रीमेंट होता था बिटवीन द पार्टीज़, जिसमें ये कहा जाता था कि ठीक है, जिसमें आपके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता था और दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता था। कितनी पार्टी के बीच में? दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता था। तो यहाँ पे आपके पास मेंशन है कि हुंडी क्या होता था। तो हुंडी इज़ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, हुंडी इज़ अ डॉक्यूमेंट यूज टू ट्रेड एंड क्रेडिट द ट्रांजेक्शन टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करने के लिए जो मनी चाहिए थी उसको हुंडी कहते थे। जैसे आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो, ये 2500 रुपये की हुंडी है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि ये किसके साथ जा रहे, सेठ कौन सा, किसने दिए इन ऑर्डर टू 2500 2000। तो ये मेंशन होती थी। तो ये हुंडी होती थी। क्या होती थी? हुंडी। हुंडी की डेफिनेशन यहाँ पे ऑल्सो गिवन है कि हुंडी इज़ अ डॉक्यूमेंट फॉर कैरिंग ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो था, वो हुंडी होती थी। और इसको ज़्यादातर हम किस लिए यूज़ करते थे? टूल ऑफ एक्सचेंज के लिए, क्रेडिट के लिए। जैसे कि सपोज़ करो मेरे को 25,000 इस टाइम पे नहीं है, या 2500 इस वक्त नहीं है, बाद में दे दूँगी, पर्टिकुलर डेट पे दे दूँगी। तो दोनों, जो क्रेडिटर है और जो डेटर है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, दोनों साइन करेंगे, दोनों का नेम मेंशन होगा, डेट मेंशन होगी, और किस पर्टिकुलर डेट पे रीपे हो जाएगी, वो सारी बातें उसमें मेंशन होके वो आपको यहाँ पे लिख जाती हैं। तो वो आपका क्या होता था? हुंडी होती थी। हुंडी का फ़ीचर्स क्या होता था? हुंडी का फ़ीचर सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि ये जो इन्वॉल्व होता था लाइसेंस का और वारंट का, ठीक है, लाइसेंस और वारंट हुआ करता था, जिसमें प्रॉमिस करता है एक पर्सन दूसरे से कि यहाँ पे ये काम क्या कर रहा है, हुंडी का। और ये अनकंडीशनल होता था। क्या होता था? अनकंडीशनल। क्या होता था? अनकंडीशनल, ठीक है। और ये वैलिड रिकॉग्नाइजेशन होता था, कहीं भी चल जाएगा। जैसे चेक किसी को भी दे दोगे ना तो चल जाएगा, ऐसी हुंडी थी जो वैलिड रिकॉग्नाइजेशन होती थी, कहीं पे भी चल जाती थी, ठीक है। हाउ हुंडी वर्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे सपोज़ करो एक पर्सन है, ठीक है, ड्रॉअर है, उसने हुंडी ड्रॉ की,
11th का बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर फर्स्ट इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। आज का टॉपिक है बिजनेस। व्हाट इज़ बिजनेस? बिजनेस जो होता है बिजी इन समथिंग, जब आप क्या कर रहे हो किसी भी काम में बिजी हो तो उसको आप क्या कह दोगे? बिजनेस कह दोगे। जैसे कि आप कुछ भी करने में बिजी हो बट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, साथ के साथ रेगुलर बेसिस होना चाहिए। जैसे कि अगर मम्मी डेली बेसिस पे काम कर रही हैं तो वो बिज़नेस नहीं कर रही, उनका बिज़नेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, बिज़नेस कब कहलाएगा? जब आप रेगुलर बेसिस पे और मॉनिटरी टर्म में काम कर रहे हो, जैसे कि प्रोडक्शन करना, परचेज़ करना, सेल्स करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। इसी के साथ साथ आप क्या कर रहे हो? ह्यूमन वांट्स को क्या कर रहे हो? सेटिस्फाई कर रहे हो। ह्यूमन वांट्स क्या हो रही है यहाँ पे? सेटिस्फाई करें। अच्छा, इसमें रिटर्न क्या होता है आपका? प्रॉफिट। हायर रिस्क हायर प्रॉफिट। तो ये भी आपका बिजनेस होता है। ठीक है, बिजनेस के कुछ करेक्टरिस्टिक हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, बिजनेस के करेक्टरिस्टिक क्या हैं? बिजनेस के करेक्टरिस्टिक हैं, पहला ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है ये? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मॉनेटरी, जिसमें पैसा लिया और दिया जा रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा कहता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। फंड नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज। आपने कोई भी चीज़ बनाई, उसे बेचा तो प्रोडक्शन किया। प्रोक्योरमेंट, आपने कोई गुड्स मंगाए, उसमें रीचेंज किया या नहीं किया, डायरेक्टली सेल आउट कर दिए, तो भी आप बिज़नेस कर रहे हो। तो प्रोक्योरमेंट करना भी और प्रोडक्शन करना भी आपका क्या होता है? यहाँ पे बिज़नेस के अंदर आता है। बिज़नेस का पहला सेकंड फीचर है। सेकंड कहता है सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को आप क्या कर रहे हो? सेल आउट कर रहे हो। यहाँ पे आपके गुड्स एंड सर्विसेज क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। आप किसी को दोगे, बदले में आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो वो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाता है। फोर्थ आपसे कहता है कि ये रेगुलर नेचर में होना चाहिए। रेगुलर इन द सेंस कि रेगुलर बेसिस, आपने आज कार, स्कूटी कुछ भी बेच दी एक दिन, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप रेगुलर बेसिस पे उसी चीज़ को बेच रहे हो। डीलर बन गए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, कार डेली बेसिस पे बेच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट कर रहे हो, तो वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर आएगा। फिफ्थ पॉइंट आता है प्रॉफिट बियरिंग। अब आपने जो रिस्क लिया, देखो जितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं उतना हायर प्रॉफिट होता है। तो आपने जो रिस्क लिया उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एक रिवॉर्ड का काम करता है आपके लिए। जितना आप रिस्क लोगे और आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आप दोबारा उतना रिस्क लोगे। तो ये एक तरह से रिवॉर्ड बिजनेसमैन के लिए आप ये कह लो कि इंसेंटिव का काम करता है, या उन्हें पुश ऑन करता है, उनको सेटिस्फाई करता है कि प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा चलो चलो अच्छा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न फिक्स नहीं है। प्रॉफिट कितना होगा, इस साल ज़्यादा हो सकता है, अगले साल उससे कम हो सकता है, उसके बाद उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो वो यहाँ पे अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न के अंदर आता है। रिटर्न आपका यहाँ पे फिक्स नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क भी आपका फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कोविड आ गया, वॉर का टाइम चल रहा है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आगे क्या हो जाए। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क भी है कि रिस्क आपका क्या है? सर्टेन नहीं होता है। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क भी यहाँ पे इन्वॉल्व। नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम प्रॉफिट मोटिव के लिए और साथ ही साथ हम जो करते हैं प्रॉफिट मोटिव करें और मॉनेटरी एक्सचेंज उसमें इन्वॉल्व हो, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसको हम वेलफेयर के लिए कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, आपको कुछ फीचर्स दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं, ये आपके फीचर्स हैं कि डू विद द मोड ऑफ अर्निंग। अर्निंग के लिए कुछ भी कर रहे हैं हम, प्रॉफिट मोटिव के लिए। ठीक है, दूसरा इसमें कहा गया है कि आप कुछ भी है ये डेली एक्टिविटीज़ के लिए, या गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा गया हैव अ इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा मॉनेटरी एक्सचेंज, और आपकी लाइवलीहुड को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। और कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या होना चाहिए? कंट्रीब्यूट होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा यहाँ पे कहता है
विदाउट अर्निंग मनी है, बिना अर्निंग मनी के लिए लव अफेक्शन के कारण आप कुछ भी कर रहे हो, पेड़ लगा दिए, पौधे लगा दिए, गाना गा रहे हो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे आप सिर्फ करते हो ताकि आप क्या हो, सेटिस्फाई हो जाओ। किस लिए हो जाओ? आपकी खुद वो सेटिस्फाई हो जाओ, अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए, अपनी मोरालिटी को आप क्या करते हो, बेसिकली सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट इसमें कहता है कि आपका जो है कंट्रीब्यूशन जो होता है इकनॉमी में डायरेक्टली नहीं होता इसमें, क्योंकि इनकम जनरेट नहीं हो रही तो किसी भी तरह का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस या टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमारी 3 होती हैं, बिजनेस, ठीक है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? बिजनेस के बारे में तो आप डीपली भी पढ़ चुके हैं। बिजनेस वो होते हैं जिसमें आप क्या हो, कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, बदले में आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है और मॉनेटरी एक्सचेंज होता है। प्रोफेशन में क्या स्किल्स है, क्या मिलेगा, स्किल्स है, स्किल्स के बदले आपको क्या मिलेगी, फ़ी मिलेगी। तो आपके पास कोई भी स्किल्स है उसको, और ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के ही पार्ट्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप स्पेशल नॉलेज रखते हो, जैसे कि सीए हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो इनका क्या है, स्पेशल नॉलेज होगी, इनके पास स्पेशल नॉलेज होती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, आप कहीं भी एम्प्लॉयड हो, बदले में आपको क्या मिल रहा है, सैलरी या वेजेस मिल रहे हैं, तो वो आप क्या हो, एम्प्लॉयड हो, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आओगे। अब इसमें फ़ीचर्स दे रखे हैं। फ़ीचर्स इसमें ये दे रखा है कि आपका पहला क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व रिस्क, ठीक है, ये रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इसमें कहता है कि रिपेयर, ठीक है, रिपेयर रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, मनी इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, बदले में आपको प्रॉफिट मिलता है। एग्जांपल स्टेशनरी और शॉप्स, ये सारा। इसमें क्या होता है, स्पेशल नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए इसमें, स्पेशल नॉलेज चाहिए, ठीक है। इसमें आप किसके इन्वॉल्व हो, इंटेलेक्चुअल और स्किलफुल होने चाहिए हो, दिमागी, जैसे टीचर्स रहे, लॉयर्स रहे, तो इंटेलेक्चुअल अच्छा होना चाहिए और स्किलफुल होने चाहिए। नेक्स्ट कहता है ये क्या करता है, पीपल को आपको क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। मोस्टली प्रोफेशन क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, लॉयर, डॉक्टर, ठीक है, सीए। नेक्स्ट इसका मोटिव क्या होता है, अगेन प्रॉफिट एंड सर्व द सोसाइटी, और इसके एग्जांपल गिवन है। नेक्स्ट आ जाओ एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में आप एम्प्लॉयड होता है कहीं पे भी, इसमें वर्क डन होता है, इसमें अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर होगा, मतलब एम्प्लॉय की जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपॉइंट होंगे। इसमें फिक्स्ड सैलरी और वेजेस होते हैं। इसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता क्योंकि आप इन्वॉल्व हो, हर महीने सैलरी आनी है, चाहे एम्प्लॉयर को प्रॉफिट हो या लॉस हो, वहाँ प्रॉफिट और लॉस आपका चेंज हो जाता है। तो ये की डिफरेंस यहाँ पे गिवन है बिजनेस के, ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच में आपको यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे लास्ट में लिखा है वर्क प्लस स्किल्स प्लस ऑनेस्टी इक्वल्स टू सक्सेस। आपकी स्टडी में हो या फिर आप बिजनेस करने जा रहे हो, वर्क होना चाहिए, काम होना चाहिए, स्किलफुल होने चाहिए और ऑनेस्टी से अपना काम कर दो, तो ऑटोमेटिकली आप किसकी तरफ अचीव करोगे, आपका किसकी तरफ अचीव हो जाएगा, सक्सेस की तरफ। तो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जिसमें आप ना आप सिर्फ वेलफेयर देखोगे, प्रॉफिट देखोगे, ना कि आप सोसाइटी का वेलफेयर करोगे। पर आज की डेट में बिजनेसमैन दोनों ही ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करते हैं ताकि वो लॉन्ग रन में क्या कर सकें, कंपनी की इमेज, गुडविल क्रिएट कर सकें और वो एक ब्रांड बन सके। तो आजकल दोनों, हर बिजनेसमैन दोनों ही ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल कर रहा है। देखो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग होता है, ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब मॉनेटरी एक्सचेंज में जो इन्वॉल्व है। दूसरा क्या करेगा, ये आपका क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स करेगा। इसका मेन मोटिव क्या होगा, मार्केट शेयर, मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने का। तीसरा कहता है इंफॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि मार्केट को क्या चाहिए वो करो और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करो। अगर मेरे पास 10 लेबर है तो उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करनी है। नेक्स्ट कहता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अल्टीमेट इसका गोल क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैं मार्केट ज़्यादा कैप्चर करूँ, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गया। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि प्रोवाइडिंग गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस। गुड्स आपको क्या देना है, रीजनेबल प्राइस पे देना है। सेकंड कहता है कि आपका सेकंड क्या होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट दोगे, लोगों को क्या करोगे, आपके यहाँ 10 लेबर काम कर रही है तो कहीं ना कहीं आपका क्या हुआ,
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। नेक्स्ट आपसे कहता है कि जो एम्प्लॉय आप रखोगे उनका की सैलरी क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। और आप कम्युनिटी सर्विस दोगे, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करोगे कि उन्हें टेररिस्ट बना रहे हो, तो आप कोई सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं, आप वेपन्स बना रहे हो, इलीगल वेपन्स बना रहे हो, ठीक है। तो वो कम्युनिटी सर्विस का इन द सेंस कि सोसाइटी को सर्विस देना, सोसाइटी के लिए कुछ भी करना जो उनकी नीड्स के रिगार्डिंग है वो, तो वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर और सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर कैटेगराइज किए गए हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर बिजनेसमैन अपना वेलफेयर सोचते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं सोसाइटी का वेलफेयर सोचते हैं। तो ये था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के ही रिगार्डिंग आपके 3 आते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, प्रॉफिट, ग्रोथ और सर्वाइवल। यहाँ पे मैंने ग्रोथ और सर्वाइवल को डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ग्रोथ का मतलब क्या है, आप एक्सपेंशन करना चाहते हो, लॉन्ग रन में सर्वाइव करना, तो प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। तो मेन आपके पास मेन मोटिव आपका प्रॉफिट ही होता है इन द बिज़नेस। तो प्रॉफिट का रोल क्या क्या होता है बिज़नेस में, तो पहला रोल होता है प्रॉफिट का कि प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आपने प्रॉफिट भी अर्न करना है, साथ के साथ कैपिटल फॉर्मेशन भी करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट देनी है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है। मतलब अपने से शुरुआत करनी है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, अपनी चीज़ें प्रॉफिट बढ़ाना है, अपना सारा काम यहाँ पे करना है। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी में, मतलब प्रॉफिट आपका अगर नहीं होता तो आप बिजनेस बंद कर दोगे। आपको 10 साल से लॉस हो रहा है, 10 साल भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 2-3 साल अगर आपको रेगुलर लॉस होता है तो आप लॉन्ग रन में नहीं चलाओगे, कहोगे शट डाउन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास अच्छा प्रॉफिट होगा एक पर्टिकुलर किसी भी बिजनेस से, तो आप क्या करोगे, या तो दूसरा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन लाओगे। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं लाओगे तो कहोगे कि मेरी ब्रांच ऑल ओवर द वर्ल्ड होनी चाहिए, जैसे KFC, डोमिनोज, ये क्या है हर जगह पे हैं, और आजकल तो इनके प्रोडक्ट वेरिएशन भी चल रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन भी चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेंशन के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग का क्या होता है, ये रिवॉर्ड होता है। क्यों रिवॉर्ड होता है, क्योंकि आपने जो रिस्क लिया है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपको वो रिस्क लेने के लिए क्या करता है, सेटिस्फाई करता है कि आपने रिस्क लिया, आपको प्रॉफिट हो गया, तो आप क्या हो जाओगे, उससे सेटिस्फाई हो जाओगे। क्या हो जाओगे, सेटिस्फाई हो जाओगे। नेक्स्ट आता है सर्विस ऑफ इनकम, ठीक है, सोर्सेज ऑफ इनकम। सोर्सेज ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि बिजनेस को कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि ओनर का सोर्स है प्रॉफिट। अगर ओनर को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं करेगा और उसको जल्दी बंद कर देगा। तो बेसिकली प्रॉफिट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। प्रॉफिट हमारी बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड है, मतलब जैसे जीविका कह लो कि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस कांट बी सर्वाइव। बिजनेस ही नहीं होगा, ना उसका एक्सपेंशन होगा, ना ग्रोथ होगा, ना कुछ होगा। तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाता है, एक तरह से लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। ये था आज का टॉपिक। हैव अ नाइस डे, यू कैन कम। जय श्री राधे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स में क्या क्या आता है, कॉमर्स जो होता है एक सपोर्टिंग एक्टिविटी होता है जो बिज़नेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। और कॉमर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू सर्वाइव इन द इकनॉमी। तो कॉमर्स आपका एक बिजनेस एक्टिविटी होता है, सपोर्टिंग एक्टिविटी, जो कि बिज़नेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब देखो कॉमर्स को ना 2 पार्ट्स में बांटा गया है। कॉमर्स को ना 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक आपका जो है वो है, आपका जो होता है वो क्या होता है, ट्रेड होता है। एक एक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड को ना 2 पार्ट्स में बांटा गया है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अब चाहे देखो ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या कहलाएगा, ट्रेड कहलाएगा। और एक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होगा कि जो भी बिज़नेस को सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट रहा, वेयर हाउसिंग रहा, बैंकिंग रहा, इंश्योरेंस रहा, एडवर्टाइजमेंट रहा, कम्युनिकेशन रहा, ये सब एक्सिलरीज टू ट्रेड। एक्सिलरीज का मतलब सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ फॉर द ट्रेड। अब ट्रेड को 2 पार्ट्स में बांटा गया, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड वो होता है जो इंडिया की जोग्राफिकल कंट्रीज़ के बाउंड्रीज़ के अंदर किया गया, वो क्या हो गया, इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, जो इंडिया की बियॉन्ड द कंट्री किया गया, बियॉन्ड बाउंड्रीज़ किया गया, वो एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में 2 आता है, एक होलसेलर और एक रिटेलर। होलसेलर कौन होता है, जो पर्सन मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट लार्ज क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहा है, गुड्स को खरीद रहा है, वो हो गया होलसेलर। जो आपका
रिटेलर जो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में होलसेलर से या मैन्युफैक्चर से परचेज कर रहा है वो क्या हो जाएगा, रिटेलर। रिटेलर डायरेक्टली कस्टमर से डील करता है, होलसेलर कस्टमर से भी डील कर सकता है और रिटेलर से भी डील कर सकता है। और रिटेलर जो होता है रिटेल ट्रेड, वो डायरेक्टली कस्टमर से डील करता है। नेक्स्ट आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, जब हम बाहर से गुड्स अपनी कंट्री में मंगा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कब करते हैं, जब हम अपने कंट्री से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, गुड्स भेज रहे हैं। जैसे अमेरिका से मैंने गुड्स मंगाया अपनी कंट्री में, इंडिया में, तो मैंने इंपोर्ट किया। और इंडिया से मैंने अमेरिका, चाइना, रशिया गुड्स भेज दिए, तो वो कि मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट इसमें ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे यही सिस्टम है कि ट्रांसपोर्टेशन होने से क्या हो गया, आज की डेट में जैसे देखो ग्लोबल मार्केट आप आसानी से कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना क्या हो गया, ईजी हो गया। वेयर हाउसिंग की अगर बात करें तो वेयर हाउसिंग में आजकल क्या हो गया, आसान हो गया। क्यों, क्योंकि अब हर समय कोल्ड स्टोर आपके पास अवेलेबल है, गुड्स रखने की जगह अवेलेबल है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, गुड्स को स्टोर कर सकते हो और टाइम आने पर उन्हें सेल आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है बैंकिंग। आजकल देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, फाइनेंस की किसी को भी ज़रूरत पड़े तो डायरेक्टली आप किससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बैंक में जाके कॉन्टैक्ट करो और आपको ना अच्छा खासा लोन अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस भी आजकल होने लगा है, बहुत टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। गुड्स के भी इंश्योरेंस होने लग गए हैं कि आपने कोई भी गुड्स परचेज़ किया फॉर एन एग्जांपल, तो आपका क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा गुड्स का। आपने क्या है, इंश्योरेंस करवा लिया, तो अब ये क्या है, गुड्स अगर ख़राब हो जाएंगे तो इंश्योरेंस जिस कंपनी से करवाया होगा वो उसका क्या करेगी, आपको पे आउट कर देगी। तो यहाँ पे रिस्क भी आजकल कम होने लग गया है। एडवर्टाइजमेंट देखोगे, एडवर्टाइजिंग करना, अपने गुड्स को सेल आउट करना, डिफरेंट। और कम्युनिकेशन आप देख सकते हो, आजकल कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हो गए, बिजनेसमैन बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड एक्सप्लेन किया हुआ है। इंटरनल ट्रेड वही होता है जो बाउंड्रीज विद इन अ बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज किया जाए। एक्सटर्नल ट्रेड वो होता है जो आउटसाइड द बाउंड्रीज आपका किया जा रहा है, ट्रेड किया जा रहा है, तो उसे एक्सटर्नल ट्रेड करेंगे। एक्सटर्नल ट्रेड में दो पार्ट्स आते हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अभी मैं वो डिस्कस कर चुकी हूँ और ये भी सारे पॉइंट लगभग मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स गिवन है। कॉमर्स की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, देखो एक तो टाइम पे गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं, इजी एक्सेस हो गया है, सब जगह बड़ी आसानी से जा सकते हो। सेल्स एंड परचेज करना क्या हो गया, आसान हो गया है। ह्यूमन वांट्स क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, क्योंकि जब मन कर रहा है खाने का तब आपको मटर मिल जा रही है, तो बड़ी आसानी से सक्सेसफुली क्या हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसमें क्या है, कल्चर देखोगे, ठीक है, आप इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में आप क्या डिफरेंट कल्चर से कनेक्ट हो पाते हो, डिफरेंट नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि आप एक दूसरे से डिफरेंट वैरायटीज़ कनेक्ट हो पा रहे हो। तो कॉमर्स आपका लिखा हुआ है, कॉमर्स कनेक्ट, कॉमर्स क्रिएट और कॉमर्स ग्रो, तीनों चीज़ एक साथ क्या हो सकती हैं, इसमें आप अचीव कर सकते हो। इसी के साथ मेरा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट ऑन पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। आपका जो होता है, जैसे कि जो भी आप बिज़नेस करते हो उसके ऊपर रिस्क होता है, मतलब कि आगे वाली सिचुएशन कैसी रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी या नहीं, चेंज भी हो सकती है। तो बिज़नेस रिस्क को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, प्योर रिस्क और स्पेकुलेटेड रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब कि जिसमें आप डिटरमाइन कर सकते हो कि जैसे कि प्योर रिस्क आर दोज रिस्क इन विच ओनली लॉस इज़ पॉसिबल, नो गेन इज़ पॉसिबल। मतलब जो जिसमें सिर्फ आपको क्या है, लॉस ही लॉस होगा, कभी भी आपका गेन नहीं हो सकता। जैसे कोई नेचुरल एपिडेमिक आ गई, फायर लग गई, लीगल कोई चेंज हो गया, उसमें क्या है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको किसी भी उसमें आपको किस सिनेरियो में प्रॉफिट नहीं हो सकता, वहाँ पे क्या होगा, लॉस ही लॉस होगा। स्पेकुलेटेड रिस्क क्या होता है, जिसमें आपको क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, मतलब गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। जैसे कि चेंज इन प्राइस, आपने फेवरेट प्राइस चेंज किया और आपको पता चला कि भैया इससे क्या हुआ कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लग गया, ठीक है। ग्लोबल बिजनेस आपने डिसीज़न लिए, या फिर फॉरेन ट्रेड किया, या फिर कोई भी ऐसा रिस्क लिया, ठीक है, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी का कोई भी अपडेट ले लिया, तो उससे क्या आपका टेक्नोलॉजी आपने ली और वो रिस्क लेके आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस में आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया।
तो ये भी आपका क्या होता है, स्पेकुलेटेड रिस्क। इसमें दोनों चीज़ हो सकती है। देखो नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ द रिस्क क्या होता है, अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे कभी भी क्या है, फिक्स नहीं होता, हमेशा क्या रहता है, अनसर्टेन रहता है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी चेंज आ सकता है या कुछ भी, तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क एसेंशियल है, हर बिजनेस के लिए रिस्क एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि रिस्क लेने पे ही हमारा क्या पता चलता है कि हम कितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे। जैसे कि अगर रिस्क नहीं लिया होता तो आज अंबानी के इतने सक्सेसफुल पर्सन, बिजनेसमैन नहीं होते। दूसरा क्या होता है, हायर डिग्री रिस्क। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना बिजनेस क्या होगा, राइज करेगा, क्योंकि रिस्क के बाद ही जीत होती है बिजनेस में। तो और रिस्क का रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट। जब आप देखते हो रिस्क ले लिया और आपको हायर प्रॉफिट हो गया, जैसे कोई टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, आपने वो अडेप्ट कर लिया और बाद में देखा कि उससे क्या आपका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया और प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया, तो प्रॉफिट आपका एक तरह का क्या होता है, रिवॉर्ड होता है। नेक्स्ट कॉजेज़। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं बिजनेस से, तो इसमें सबसे पहला कॉजेज़ है नेचुरल कॉजेज़, जिसमें क्या है कि कोई भी नेचुरल आ जाए, जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो जाए या बहुत सूखा पड़ जाए, या फिर आपका कोई भी जैसे कोविड-19 आ गया, तो जो बियॉन्ड कंट्रोल है, जो नेचर के द्वारा आपको एकदम से आ जाए सामने, वो क्या है, नेचुरल कॉजेज़। फिर सेकंड आता है आपका ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ क्या होता है, चोरी हो गई, आग लग गई किसी की गलती से, ठीक है, लॉक आपका कि लेबर स्ट्राइक हो गई, केयरलेस, किसी भी मिसमैनेजमेंट की वजह से क्या आ जाए, कोई भी किसी भी तरह का लॉस हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कॉजेज़, इंसान की वजह से। इकोनॉमिक जैसा अभी चल रहा है, इजराइल और उसका वॉर चल रहा है, इस वॉर के सिनेरियो में कोई भी चेंज आ जाए, ठीक है, इसमें इन्फ्लेशन आ जाए, डिफ्लेशन आ जाए, चेंज गवर्नमेंट की चेंज हो जाना, ठीक है, रिसेशन आ जाना, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएट हो जाना, जैसा अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वो सारा आपका किसमें आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। अदर आपका क्या आता है, अदर कॉजेज़ जो इन सब में नहीं आते, वो सब अदर कॉजेज़ में जाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई नया पॉलिसी ला दी, कोई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसने अपना नया पॉलिसी ला दी, उसके बाद आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, सोशल चेंज आ जाए, ट्रेंड्स में चेंज आ जाए, फैशन में चेंज आ जाए, तो वो सारा किस में जाएगा, अदर कॉजेज़ में। तो ये थे कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। रिगार्डिंग इसके अगर आपको किसी को भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ नाइस डे।